नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बात करेंगे कब्जे संबंधी विवाद और एग्रीमेंट, यानी कि एक व्यक्ति के पास एग्रीमेंट है और उसी के पास कब्जा है, या एक व्यक्ति के पास एग्रीमेंट है और कब्जा दूसरे व्यक्ति के पास है। तो कब्जे संबंधी जो विवाद होता है, तो एग्रीमेंट के आधार पर क्या कब्जा लिया जा सकता है, क्या कब्जा डुप्लीकेट एग्रीमेंट किसने कर दिया है, फर्जी एग्रीमेंट कर दिया है, तो क्या उससे वापस आप अपना कब्जा ले सकते हो। यानी कि एग्रीमेंट और कब्जे संबंधी जितने भी विवाद है, उन सब पर एक मैं सीरीज बना रहा हूं। एक एक करके अपन समझेंगे कि आपका मामला उसमें कौन सा आता है। इसमें मैं मोटा मोटा जो मेन विवाद होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि अपन समझ लेते हैं ए और बी। अब सबसे पहले समझते हैं कि ए जो है वो बेचने वाला और बी कौन है, खरीदने वाला। तो ए ने बी के पक्ष में एग्रीमेंट कराया। तो एक स्थिति तो ये हो सकती है कि बी के पास एग्रीमेंट है पर कब्जा नहीं है। तो क्या बी कोर्ट के जरिए या थाने के जरिए कब्जा ले सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, बी के पास बी के पास कब्जा है और बी के पास एग्रीमेंट भी है। ठीक है, बी के पास एग्रीमेंट भी है प्लस कब्जा भी है, मगर बी ने पूरे पैसे नहीं दिए, यानी ए को पूरा पैसा जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, आधे पैसे दिए और अब कब्जा भी ले लिया और एग्रीमेंट कर दिया और बाकी पैसे भी नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या ए पुनः अपना कब्जा ले सकता है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि बी के पास एग्रीमेंट भी है और कब्जा भी है। ठीक है, अब एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है सी। इसका ए और बी के कोई विवाद नहीं, सी नाम का व्यक्ति जो कहता है कि नहीं ये जमीन मेरी, जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। तो क्या बी उससे कब्जा ले सकता है या नहीं ले सकता है, इस संबंध में। चौथा वापस पर समझेंगे कि बी के पास एग्रीमेंट और कब्जा है, मगर ए अपनी जमीन को नहीं बेचना चाहता और पुनः अपनी जमीन को लेना चाहता है, यानी कि एग्रीमेंट और कब्जा पुनः लेना चाहता है। तो क्या कोर्ट से ले सकता है। यानी कि कब्जे संबंधी जो विवाद है एग्रीमेंट के आधार पर, उस पर अपन इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर समझेंगे, जिसमें अपन कुछ बात करेंगे। एक बात मैं देखो आपको वापस बता देता हूं, एग्रीमेंट के जो मामले हैं सिविल नेचर के मामले होते हैं, इनको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें आप एक एक चीज को बारीकी से नहीं समझोगे, तब तक आपको पूरा मैटर समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है और हम कहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा आप अंधी दौड़ में दौड़ते रहो और बाद में जब आपको पता चले कि यार हम तो मुकदमा ही हार गए। तो पहले से आप मैटर को पूरा ध्यान से समझ लो। कब्जे संबंधी विवाद कहां कहां चल सकते हैं, देखो जनरली जो मुकदमा चलता है एक तो सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में कौन मुकदमा लगाएगा, कैसे कब्जा लेगा, क्या किस आधार पे, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा है कब्जे संबंधी विवाद एसडीएम कोर्ट से भी हल होते हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने जबरन कब्जा ले लिया है तो 2 महीने के अंदर अंदर एसडीएम साहब उसको पुनः जैसी स्थिति है वैसी स्थिति करने का आदेश देते हैं, यानी कि कब्जे संबंधी विवाद एसडीएम भी हल करते हैं। तीसरा, पुलिस भी कब्जे संबंधी मामले में कोई झगड़ा हो रहा है तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है यह समझेंगे। चौथा अपन समझेंगे कि अगर रेवेन्यू जमीन का कब्जा है तो उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ, है नहीं, एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी है, ये उपखंड अधिकारी है, दोनों लगभग पोस्ट एक ही होती है, एक ही अधिकारी बैठता है। तो उपखंड अधिकारी में कौन सा मुकदमा होगा ये आपको जानना जरूरी है। यानी आपके एग्रीमेंट के आधार पर कोई भी कब्जे संबंधी विवाद है और अगर आप प्रॉपर आपको जानकारी नहीं है, आपको जाना है एसडीएम के पास है और आप सिविल कोर्ट चले गए, आपको जाना पुलिस के पास था आप एसडीएम के पास चले गए, फिर क्या होता है इसमें, एक जमीन तो होती है आबादी, एक जमीन होती है रेवेन्यू यानी खेती की जमीन, एक जमीन होती है सरकारी, यानी मान लो किसी सरकारी जमीन पर कब्जा संबंधी कोई लेन देन हुआ हो, वैसे होता नहीं है पर कोई तो कब्जा भी बेचते हैं। तो ये इनमें से कौन सी जमीन है आपके पास, जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है, क्या एग्रीमेंट में आबादी जमीन का है, रेवेन्यू जमीन है, सरकारी जमीन का है, या रास्ते का है, बिला नाम का है, चर रोड का है, तो उसके आधार पर भी कोर्ट तय होती है। प्लस एग्रीमेंट में जो लिखी गई शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर भी कोर्ट तय होती है कि कौन सी शर्त तोड़ी गई है, कौन सी शर्त नहीं तोड़ी गई है।
तो ये आपको समझना जरूरी है कि कौन सी कोर्ट लगेगी, मामला किस प्रकार का है और क्या चाहते हो आप। फिर इसमें भी देखो दो तरह के मामले आ गए, कोर्ट के बारे में हो गए। इतना इसलिए बता रहा हूं कि जब लोग मेरे पास फाइलें लाते हैं, अपनी फाइलें चेक करवाने लाते हैं कि साहब हमारा इतने लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, हमारा कब्जा नहीं मिला, तो मुझे फाइल देखकर थोड़ा सा अंदर ही घुटन भी होती है और गुस्सा भी आता है कि यार जाना कहाँ था और चले कहाँ गए। दिल्ली जाना था और बॉम्बे की गाड़ी पकड़ ली, दिल्ली का टिकट लिया और बॉम्बे में गाड़ी में बैठ गए। आपने पहले से नहीं किया, इतना लंबा मुकदमा भी चल गया, गवाह भी हो गए, सारा कुछ बेकार नहीं हो जाए, इसलिए अपन बात करते हैं। फिर क्या होता है, देखो एक विवाद और बताता हूं मैं आपको। बेचने वाला कब्जा पुनः लेना चाहता है, उसका मामला अलग बैठता है। जो खरीदने वाला है वो कब्जा लेना चाहता है, उसका पूरा मामला अलग है, पूरी प्रक्रिया अलग है, पूरा दावे अलग लिखा जाएगा। फिर इसमें कुछ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वे कौन से तरीके हैं जो कम खर्च में काम हो जाता है, यह भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। वे कौन से तरीके हैं जिस पर कब्जा तो है पर जमीन आपको, कब्जे के साथ जमीन आपको नाम पर भी करानी है। या वे कौन से तरीके हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने एग्रीमेंट करा दिया, फर्जी से करा दिया, तो उससे पुनः आप अपनी जमीन का कब्जा ले सकते हो। इसका पूरा अलग कानून है। कब्जे संबंधी अगर मैं बात करने लगूं या कब्जे संबंधी पूरी मैं किताब लिखूं तो 150 से 200 पेज की किताब हो जाएगी। पर आपको जो मेन जो मोटी मोटी बातें समझनी है, ये इसलिए बना रहा हूं, ये वीडियो बनाने का पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि जब दूर से लोग मिलने आते हैं, अपनी फाइल लेके आते हैं, तो यूं मन में एक प्रकार से होता है कि यार मुकदमा ही पूरा गलत कर दिया आपने, तो लड़े जा रहे हो, कौन सी कोर्ट में जाना है, क्या करना है, किस गवाह को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, पहले देखा ही नहीं। कई लोग पुरानी लिखा पढ़ी के आधार पे आते हैं, बहुत पुरानी लिखा पढ़ी उसके पिताजी ने की, दादाजी ने की, तो उसमें क्या मामला होगा, कितनी पुरानी लिखा पढ़ी मानी जाएगी, कितनी पुरानी नहीं मानी जाएगी, किसी ने प्रॉपर स्टाम्प नहीं लगाया है उसका क्या होगा, किसी ने एग्रीमेंट को पंजीयन नहीं कराया तो उसके आधार क्या होगा। इन सब पॉइंट पर आपको देखना पड़ता है। एक पॉइंट जो कब्जे संबंधी विशेष रूप से मामला उठता है कि कई बार क्या होता है, जो बेचने वाला होता है उसके खुद के पास ही कब्जा नहीं होता, बस आपके लिखा पढ़ी कर दी। अब कब्जा की तीसरी बात यानी कि ए ने बेचा बी को, पर कब्जा सी के पास है, तो इस सी से किस प्रकार से बी कब्जा लेगा, बी तो उसका पैसे लेकर चला गया कि मैं नहीं जानता हूं, तो उसका पूरा मुकदमा भी एक तरह से अलग तरह से चलेगा। इसमें पूरा डिफिकल्ट मामला है, मगर इसको सोल्व किया जा सकता है अगर कागज एक के नाम पे है तो। फिर एक मामला इस प्रकार का भी उठता है कि पुश्तैनी जमीन है, यानी पुश्तैनी जमीन है, ए ने आपके नाम पे एग्रीमेंट कर दिया, अब इसके बच्चे हैं सी और डी या ई, ये चाहते हैं कि साहब इसमें जमीन का हमारा भी हिस्सा है, और वो फिर मुकदमा में उसकी जमीन का कब्जा नहीं देना चाहते या कब्जा लेना चाहते हैं। मान लो ए ने बेच दी और डी कब्जा वापस बी से लेना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया अलग है। यानी कि जो रेवेन्यू संबंधी मामले है, सिविल है या फौजदारी मामला है, कौन सी कोर्ट में मामला जाएगा, कितने समय में मामला हो जाएगा, कितना खर्चा लगेगा, आपको सारी बात क्लियर समझ लेनी चाहिए। इसलिए मैं पूरी एक वीडियो की सीरीज बना रहा हूं। देखो, सीरीज बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास एग्रीमेंट पड़ा है और आपके कुछ समस्या चल रही है ना, 1 मिनट की बात कर लेते हैं अपन, और आपको लगता है कि यार मामला उलझता जा रहा है, तो जो मेरे नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर आप आपके एग्रीमेंट की कॉपी को व्हाट्सएप करके डाल सकते हैं, मेरे द्वारा इसको एग्रीमेंट को पढ़ा जाएगा। अच्छा, पढ़ने में कुछ फीस भी है, आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला, वहां पर आपको 500 रुपए की रसीद कटवाकर व्हाट्सएप कर देनी, यानी आपके एग्रीमेंट लिखा पड़ी कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है, मुकदमा चला है मुकदमा डॉक्यूमेंट, वो व्हाट्सएप कर दीजिए, 500 रुपए की फीस व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं आपसे फोन पर जो भी सलाह है उचित वो दे सकता हूँ। या आपके पास गौशाला नहीं है तो 300 रुपए आपको क्या करना है, गूगल पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यानी ये तो मुझसे बात करने के तरीके हो गए। यानी आप कोई मुकदमा करते हो तो भले मुझसे बात कर, भले आपके पास को जो अच्छे लॉयर है, सिविल लॉयर है, रेवेन्यू लॉयर है, जो कब्जे संबंधी एग्रीमेंट संबंधी मुकदमों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनको भी आपको बात करनी चाहिए। साथ में देखो, मैं एक सीरीज इसमें एक और बात बताता हूं जो बड़ी अच्छी बात है। कब्जे संबंधी मुकदमे में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा कई सारे निर्णय दिए गए समय समय पर, जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्णय, यानी कि जिस प्रकार का आपका मामला है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, जिस प्रकार का आपका मामला है उसमें हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया,
आपके पक्ष में दिए जा रहा है मामला है, विपक्ष में जा रहा है, वो सारे निर्णय भी आपको ध्यान में होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जिस अधिकारी के सामने आपका मुकदमा पेश करें उसको निर्णय बता सकते हो कि पहले भी इस प्रकार का हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसने ये निर्णय दिया था और मेरे पे यही मामला लागू होता है, मुझे भी इसी प्रकार से राहत दी जाए, या हाई कोर्ट से कोई राहत पहले मिली है, उसको बोलते हैं जजमेंट या रूलिंग्स भी बोलते हैं। तो वो जजमेंट रूलिंग्स आपके मुकदमे में एक तरह से जान डाल देते हैं और मुकदमे को जो जुडिशियल अधिकारी है या जो पुलिस का अधिकारी भी हुआ या रेवेन्यू अधिकारी भी हुआ, जब वो रूलिंग उनके सामने जाएगी तो उनको लगेगा कि नहीं यार मामला इस प्रकार के कानून में इसके पक्ष में जा रहा है, तो रूलिंग जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस आपके जो मामले हैं उस संबंध में कई सारी रूलिंग भी कब्जे संबंधी मामले में मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। पर रूलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा चैनल है उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, मंथली सदस्यता आप ले लीजिए जिसमें रूलिंग पूरी में डाल सकता हूं, क्योंकि रूलिंग में क्या होता है कि कुछ बुक्स के नाम भी बताने पड़ते हैं, उनका कुछ मुझे भी चार्ज वार्ज कुछ देना पड़ता है, उसके लिए आपको सदस्यता लेनी जरूरी है। बाकी मोटा मोटा मैं इसमें बता जाऊंगा, पर स्पेशल पूरी रूलिंग्स और उसकी लिंक में चैनल की सदस्यता ज्यादा पैसा नहीं है, शायद 189 ऐसा कुछ मंथली चलता है या 220 ऐसा कुछ होगा, वो सदस्यता आप ले लेंगे ताकि वो आपके जो महीने भर में जितनी भी रूलिंग मैं डालता हूँ कब्जे संबंधी वो या कुछ विशेष वीडियो बनाता हूँ जो भी आपके काम में आ सके। तो इस वीडियो में बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि कब्जे संबंधी आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे को या आपके पास कोई एग्रीमेंट है तो मुकदमा करने से पहले एक बार आपको अपने मुकदमे को अच्छे लॉयर से बताकर समझना बहुत ही जरूरी है। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।